जुड़े रहिए क्योंकि आपकी समस्याओं पर बात करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सिंह उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका इस शो में। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम बार बार कहते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये गुस्सा आखिर होता क्या है? क्या कोई ये स्ट्रॉन्ग इमोशन है, क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय सिंह। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, गुस्सा भी एक इमोशन है। तो एक इंसान को गुस्सा क्यों आता है? एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स होता है एक थ्रेट के अगेंस्ट। तो ये गुस्सा हम उसको कब सोचते हैं कि ये गुस्सा हमारे लिए हानिकारक हो रहा है? जब आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ये आपके पारिवारिक जीवन को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को और आपके हेल्थ में ये अफेक्ट करने लग जाता है और इस आपको ये चिड़चिड़ापन और आप इससे परेशान होने लगते हो। तो हम समझते हैं कि ये जो इमोशन है, वन ऑफ द इमोशन, जैसे हमारा एक इमोशंस होता है, हम हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा भी एक तरह का इमोशन है। पर ये जब आपके लिए ये कारण बन जाता है परेशानी का, तो हम इसको सोचते हैं कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, फिर इसके लक्षण हम कैसे पहचानें, कैसे पता चले कि हमें गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल कैसे करें इस पर? देखिए, सबसे पहला तो सवाल ये होता है कि हमें गुस्सा आ रहा है और ये हमारे लिए एक इशू है जिसको हमको डील करना चाहिए कि नहीं। देखिए, कोई गुस्सा भी दो तरह का होता है। एक होता है प्रोवोक्ड, एक होता है अनप्रोवोक्ड। मान लीजिए कोई ट्रिगरिंग फैक्टर है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो एक रिस्पॉन्स, नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है जो रहेगा। पर वही गुस्सा अगर अनप्रोवोक्ड, बिना किसी कारण की वजह से, आउट ऑफ प्रपोर्शन, जितना होना नहीं चाहिए उससे बहुत ज़्यादा अगर आ रहा है, तो हमको सोचना चाहिए कि वी हैव टू थिंक इनटू दैट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ अस। तो ऐसा लगे कि अगर आपको गुस्सा बार बार आ रहा है, छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आ जा रहा है, आपको लग रहा है कि आपके गुस्से की वजह से आप दूसरों को हर्ट कर रहे हो, आपके जो रिश्ते हैं लोगों के साथ उसमें तनाव आ रहा है, जो गुस्सा आने के बाद जब आपको गुस्सा आता है, आप कुछ ऐसा बोल जाते हो या कभी ऐसा होता है कि यू बिकम फिजिकली अब्यूसिव, तो आपका हाथ उठ जाता है या आपके मुंह से बातें कुछ ऐसी निकल जाती हैं जिससे आपको रिग्रेट होता है, रिमोर्स होता है, पश्चाताप होता है कि शायद मैं नहीं बोलता, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और सामने वाला भी, आप जो इंसान है, आपसे बार बार हर्ट हो रहा है। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आपके पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, आपके रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आ रही हैं। तो समझना है कि एक इशू है मेरे लाइफ में जिसको मुझे बहुत गंभीरता से लेना है और उस पर विचार करना है, और हो सके तो मुझे एक मानसिक रोग विशेषज्ञ का हेल्प लेना चाहिए या अपने घर वालों से पहले बात करनी चाहिए कि एक ऐसा प्रॉब्लम से मैं या जो फेस कर रहा हूँ, शायद मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो इस चीज़ से निजात पाना बहुत मुमकिन है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम उबर नहीं सकते, हम बहुत उबर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने हम जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। एकदम बराबर। जी, ये आपने जिस तरह के लक्षणों को बताया, क्या मस्तिष्क में उस वक्त कोई परिवर्तन होता है या कुछ हार्मोनल चेंजेस जिसकी वजह से भी इस तरह के हो सकते हैं? गुस्सा, जो लोग इतने ज़्यादा गुस्सा आता है, फ्रिक्वेंटली गुस्सा आता है। देखिए, सबसे पहला इसमें कारण तो ये देखते हैं कि इंसान को गुस्सा क्यों आ रहा है। ये गुस्सा एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है, एक सिम्टम हो सकता है एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम का। मान लीजिए कोई इंसान जिसने अपना जॉब खो दिया है, कोई अगर इंसान फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कोई रिलेशनशिप इशू से गुजर रहा है, किसी का ब्रेकअप हुआ है, कोई पर्सन हु इज अंडरगोइंग डिवोर्स और ऐसे काइंड ऑफ सीवियर लाइफ इवेंट्स से गुजर रहा है, तो ऑब्वियसली गुस्सा आना तो लाजमी है। पर वो गुस्सा जब उसको हानिकारक हो जाता है तो हमको समझना है कि ये चीज़ हमको उसके पर ध्यान देना है। पर साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि गुस्सा ये जो आ रहा है ये कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम का हिस्सा तो नहीं, ये सिम्टम हो सकता है कि अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो। पर हम देखिए, लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम होती है, दुखी होते हैं, कहते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ। पर डिप्रेशन ऐसे नहीं होता। डिप्रेशन एक कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट चीज़ है जो आपको लंबे समय तक आपको दुखी रखे। आप थोड़े वक्त के लिए दुखी हो, दैट इज सैडनेस, पर आप परसिस्टेंटली लंबे समय तक आप दुखी हो, आपके विचार जो है वो नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं, अपने आप को आप हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेस महसूस कर रहे हो, असहाय, आपके जीवन में कोई आशा नहीं दिख रहा, और अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो गुस्से में निकल सकता है। आप अगर एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हो, जहाँ पे आपको छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आ जाता है, आपको रेसिंग ऑफ थॉट्स होता है, दिमाग में एक साथ बहुत सारी बातें आने लग जाती हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते और आपका गुस्सा निकलता है। चिड़चिड़ापन स्वभाव, लोग नज़र करने लगते हैं कि इनका स्वभाव कुछ दिनों से बदल चुका है, ये इनको छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। तो हम समझते हैं कि इट मे बी ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। एक इंसान एंजाइटी से सफ़र कर रहा होता है और उसका एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन
डिप्रेशन होती है, साइकेट्रिक कंडीशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोसिस, उसका भी ये मैनिफेस्टेशन हो सकता है। गुस्से से और एक कारण बता सकता हूँ कि अक्सर आप देखा गया है कि जो लोग सब्सटेंस एब्यूज़ करते हैं, जैसे अल्कोहल लेते हैं, हीरोइन लेते हैं, कैनाबिस लेते हैं, उसमें भी देखा गया कि ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं, ये सब्सटेंसेस हैं, ये गुस्सा को और इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि बच्चों के अंदर भी आजकल जो बच्चे हैं, टीनेज मदर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि मेरे बेटे को या बेटी को बहुत गुस्सा आता है, छोटे छोटे बात पे चिढ़ जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं। फिर उनका सवाल ये होता है क्या ये टीनेज की वजह से है या डॉक्टर साहब ये कोई और प्रॉब्लम है? वही चीज़ है कि क्या लक्षण जो हम लोग बड़े में जो होता है गुस्से के, क्या वही लक्षण होते हैं उनमें भी, बच्चों में भी? देखिए, बच्चों में गुस्सा जो है वो एक मैनिफेस्टेशन होता है एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम का, इसका सिमिलरली टू एडल्ट्स। मान लीजिए एक बच्चा है जो ADHD से सफ़र कर रहा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो उसमें क्या होता है, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता, इधर उधर दौड़ते रहता है, अटेंशन नहीं दे पाता। तो वो जो उसका ये प्रॉब्लम से सफ़र करते रहता है, तो वो उसका ये फ्रस्ट्रेशन गुस्से में भी निकलता है। सेकेंडली एक कंडीशन होती है इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, जहाँ बहुत टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब आपको परेशान करता है, एग्रेसिव हो जाता है, एंगर आउटबर्स्ट होता है, तो ये गुस्सा उसका भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है। थर्ड थिंग, बच्चों को स्कूल में बुली किया जाता है कभी, तो वो बच्चा उससे फ्रस्ट्रेशन होकर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। एक डिप्रेशन, बच्चे भी डिप्रेशन से सफ़र कर सकते हैं, तो उनमें भी ये गुस्सा जो फ्रस्ट्रेशन है, एंगर निकल सकता है। तो हमको ये जानना है कि सिर्फ हम इस लाइटली नहीं लेना चाहिए कि बच्चा एक टीनेज से गुजर रहा है तो सिर्फ उसका ये मैनिफेस्टेशन है। शायद वो अंदर से परेशान हो, किसी चीज़ से सफ़र कर रहा हो सकता है वो डिप्रेस हो सकता है वो एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो जो हमें जानकारी ना हो। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और बच्चों से बात करनी चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो वी शुड विदाउट एनी स्टिग्मा, किसी मतलब अपने दिल में ऐसा नहीं रखना चाहिए कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, डिस्कस करेंगे तो हमारे बच्चे के लिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। नहीं, आप खुल के बात कीजिए। हो सकता है कि शायद ये बच्चे का बिहेवियर भी जो जिससे सफ़र कर रहा है वो शेयर करने के बाद वो बदलाव उसमें आ जाए। बहुत कुछ जी डॉक्टर, आपने जितनी सारी बातें बताई है बच्चों को लेकर खासकर, हमने देखा कि कोविड महामारी के बाद ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतें बढ़ गई है क्योंकि डिसिप्लिन नहीं कर पाते। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए कोई सलाह आप देना चाहेंगे कि किस तरह अपने बच्चों को हैंडल करें? देखिए, अब तो कोविड ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोलूँगा ख़त्म हो गया है, पर हम उबर चुके हैं उस चीज़ से। तो जब कोविड के समय बच्चे बहुत टाइम तक घर पे रहे, चार दीवारी के अंदर बंद रहे, तो एक इमोशनली उनका जो एक्सप्रेशन है टुवर्ड्स देयर जो पीयर ग्रुप वो नहीं हुआ, लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया। तो एक अंडरलाइंग बहुत सारे बच्चों जो हम जनरली अपने क्लिनिक्स में देखते हैं जैसे हैड सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन और उनको एंजाइटी से सफ़र किए, वो बहुत सारे बच्चे थे जिनको पहले से हो सकता है कि मतलब उनको वो देर मतलब उनका एक था कि बाद में शायद वो डिप्रेशन होता या ऐसा था, तो पर वो इस चीज़ को और उभार दिया कोविड ने उनको जब अंदर बंद हो गए। तो ये जो अभी देखा गया, फिर वो बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में चले गए। अभी बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा दिन भर मोबाइल यूज़ करते रहता है। मोबाइल भी एक वजह बन रही है। मोबाइल, तो वो मोबाइल में वो क्या देखता है, वो फ्री फायर खेलता है, वो पबजी खेलता है, वो मारपीट वाली चीज़ें देखता है। तो पेरेंट्स भी डर जाते हैं कि ये मतलब ये किस दिशा में मेरा बच्चा जा रहा है। अमूमन हर घर में ये हो रहा है। तो एक्चुअली हमको ये समझना है, फिर हमको बच्चे से बात करनी चाहिए कि आप ये जो यूज़ कर रहे हो मोबाइल, क्या आपको अगर हम यूज़ करने नहीं दें तो ये क्या आपको क्या परेशानी होती है। तो वो वाला हमको चिड़चिड़ापन सा होता है। तो अंडरलाइंग ये कंडीशन होती है OCD या OCD स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जहाँ पे एक इंसान को बार बार एक ही चीज़ करने की इच्छा होती है। जैसे इम्पल्सिविटी होता है कि वो जब तक वो चीज़ को नहीं करे तो वो बहुत परेशान रहते हैं, करने के बाद उनको रिलैक्स हो जाता है, फिर कुछ देर बाद वो वही करते हैं। तो ये गेम एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन इस वन ऑफ ये आपके OCD स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर ही पड़ता है। तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको जानना, अगर हम सही वक्त पे सही डिसीजन लें और हेल्प लें तो हम इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे हैं तो उनको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। काउंसलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम उसको अगर काउंसलिंग प्रोसेस में लेके आ सकें, बच्चों को एक डिसिप्लिन रूटीन लाइफ में ला सकें, साथ ही साथ अगर बहुत एक्सट्रीम केसेस में हम मेडिसिन से भी बहुत हेल्प होता है, तो मेडिसिन प्लस काउंसलिंग विल डेफिनेटली गो हैंड इन हैंड टू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज। सिर्फ बच्चे ही नहीं, युवाओं में भी हमने देखा है जो महामारी के बाद ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, उसके बाद डिप्रेशन में चले गए या फिर काफ़ी चिड़चिड़ापन उनमें होने लगा है। उन लोगों के लिए कोई टिप्स? देखिए, जब इंसान एक गिरफ्त से गुजरता है, एक दुख से गुजरता है, अपनों को खोना एक बहुत बड़ा त्रासदी होती है एक इंसान के लिए। और ये कोविड महामारी के समय बहुत लोगों को खोया। तो ये जो पर हमको ये समझना है कि ज़िंदगी का ये एक हिस्सा है जो आज नहीं तो कल तो जाना ही है। पर हम अगर
अपने आप को फिर से एकजुट होके अपने काम में लग सके, और दैट इज़ द सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूट टू हुमेवर वी हैव लॉस्ट। क्योंकि ज़िंदगी जो है उनको संभालना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो ज़िंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। आज है हम कल नहीं, पर वही कहते हैं द सो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को हमको आगे बांध के चलना पड़ता है लाइफ में। मान लीजिए लोग ब्रेकअप हो जाता है तो फिर आगे मूव ऑन करते हैं कि नहीं, उसके बाद भी तो जिंदगी चलती ही रहेगी। चलती रहती है, बराबर वही ऐसा है। तो खुद पे काबू रखना बहुत जरूरी है। खुद पे काबू रखना है, खुद पे काबू रखने की बात हम कर रहे हैं तो कई बार जब हम गुस्सा करते हैं हमको खुद पता होता है कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी हम काबू नहीं कर पाते, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आप समझना है कि ये जो गुस्सा में हम कर रहे हैं ये हमको सिर्फ इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, फिजिकल डिस्टर्बेंस भी देखा जाता है। जब इंसान एक गुस्सा करता है उसका बीपी राइज कर जाता है, ब्लड प्रेशर राइज करता है, उसको प्रेशर उसके पल्स इंक्रीज कर जाते हैं, उसके मसल्स में टेंशन आते हैं, पसीना आने लगता है। तो ये सारे जो एक स्ट्रेस जो इंसान लेता है, तो आज के ज़्यादातर बीमारियों का जो कारण देखा गया है स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ देखा जा रहा है, स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरटेंशन देखा जा रहा है। तो ये आप एक ऐसे चीज़ को पनपने दे रहे हो जो आपको आगे जाके आपकी बहुत सारी बीमारियों का कारण बन रहा है। प्लस जो इंसान जब एक गुस्से से गुजरता है तो वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, गुस्सा आता है, सामान तोड़ देता है, चीज़ें चिल्लाता है, कभी आप खुद को हार्म करने की कोशिश करता है। तो ये उस समय उसके लिए समझना कि मैं किस चीज़ को रोकूं कैसे, वो बहुत मुश्किल होता है। पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें जानना पड़ेगा डिटेल्स में कि हम कैसे इस चीज़ को अपने आप को काबू कर सकते हैं। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम अपने आप में कैसे बदलाव लेके आए जिससे ज़िंदगी में आगे हम एक इमोशन है जिसको हम अपने ज़िंदगी में जितनी उसकी लिमिट है उतने तक ही रहने दें और आगे बढ़ने न दें। डॉक्टर, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट की। हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह उपस्थित है। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे एंगर मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, कैसे मैनेज करें, कैसे कंट्रोल रखें अपने गुस्से पर? देखिए, अभी तक तो हमने जाना है कि एंगर क्या होता है, किस कैसे अपने आप को पेश करता है लोगों में, कैसे वो चीज़ आती है। पर ये भी जानना जरूरी है कि सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करने से नहीं होगा, वी हैव टू कम विद ए सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये जानना है, कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ जो आप एंगर मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थिंक बिफोर यू स्पीक। आप कुछ बोलने से पहले उसे सोचिए कि आप जो बोलने जा रहे हैं वो किस तरह आपको हानि कर सकता है। हमेशा कोई भी एक रिप्लाई अगर आप देना चाहो तो पहले थोड़ा सा अपने आप को कंपोज करो, काम करो, फिर उसके बाद आप रिप्लाई करो। बिकॉज ऐसे क्या होता है, और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हमें सामने वाले को भी मौका देना चाहिए, उनकी भी बात सुनिए, फिर आप सोचिए, फिर आप बोलिए। तो अगर हम ये टाइम फ्रेम जो लेते हैं इसमें बहुत हम अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमको रिएक्टिव नहीं होना है, हमें रिस्पॉन्सिव होना है। मान लीजिए कि एक माहौल बहुत बैठ गया है जहाँ पे काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं, मामला गर्म हो गया है, लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ पड़ रहे हैं, तो आप उस समय एक्सप्रेस मत कीजिए, आप शांत रहिए, सही वक्त का वेट कीजिए, पर अपने बात को जरूर रखिए। बिकॉज अपने बात को जरूर रखना बहुत ज़रूरी है, और असर्टिव तरीके से रखिए। इट शुड बी नॉन कन्फ्रंटेशनल, मतलब आप उनको कन्फ्रंट मत कीजिए, पर अपने बातों को जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप दिल में बातें रखोगे तो फिर वह गुस्से का अलग के कारण बन जाता है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आपका स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं स्लाइटली स्लीप हाइजीन के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप शाम 6 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग ऐसे सब नहीं यूज़ करें। जब आप बिस्तर पे जाएं, बिस्तर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, लाइट्स ऑफ होनी चाहिए और मोबाइल बिल्कुल दूर, और आपका फिक्स टाइम ऑफ स्लीपिंग और फिक्स टाइम ऑफ वेकिंग अप होना चाहिए। सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ मस्ट। और जी, यहीं पे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी। आपने कहा 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से जैसे हम लोग जैसे मीडिया में हैं, रोटेशन होता है हमारा, जो हम लोग जो ड्यूटी करते हैं उसमें रोटेशन होता है, तो रोटेशन जो हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो ऐसे में हम अपना जो नींद कैसे वो कई बार पूरा नहीं हो पाता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स। तो क्या होता है कि हमको कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करके रखना पड़ता है। नाइट ड्यूटी है तो दिन में सोना है। हम अपनी नींद कैसे पूरी करें, या कहीं दिन में देखिए, कभी आप शॉर्ट नैप्स ले लीजिए दिन में, पर बेसिकली इट शुड बी 6 आवर्स। हम कहते हैं कि एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स। बहुत कुछ लोग होते हैं जिनको स्लीप का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर 4 घंटे सोते हैं और दिन भर काम करते हैं। तो हमारे CM साहब
4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, तो फिर काम करते हैं। तो ऐसा है कि एक्चुअली ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैंने ऑन एन एवरेज बताया कि 6 से 7 घंटे का स्लीप इज़ गुड फॉर एनी नॉर्मल इंडिविजुअल। वाला और कम में भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है, आप उसको रह के अच्छे से चल रहे हैं, तो नॉट ए बिग डील करके। तो डॉक्टर साहब, सारे टिप्स अगर हम फॉलो करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमारा गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, तो क्या ये कोई मानसिक स्थिति है? हाँ, मैं आपको वही बोला कि अगर आपको सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड टेक हेल्प ऑफ ए साइकियाट्रिस्ट और जानिए कि कहीं मेरा जो ये गुस्सा है किसी प्रॉब्लम का, ये अंडरलाइंग प्रॉब्लम का मैनिफेस्टेशन तो नहीं है। कोई मैं किसी चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, शायद मुझे खुद को नहीं पता, शायद वो डॉक्टर आपको हेल्प करेगा जानने के लिए कि भाई साहब आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमको कोई स्टिग्मा नहीं रखना चाहिए कि हेल्प लेने के लिए। हो सकता है कि ये जो गुस्सा हमारे जो और हमारी ज़िंदगी में बदलाव लेके आ रहा है, जो अच्छे बदलाव नहीं है, रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, जॉब आपका जा रहा है, आपके पारिवारिक प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो शायद आप इससे जब निजात पालेंगे तो आपको शायद बहुत अच्छा लगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा क्यों आ रहा है। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे हम कहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें हमेशा आई स्टेटमेंट पे फोकस करना चाहिए कि मैं ऐसा सोचता हूँ। मैंने किसी को क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है, पर हेल्दी क्रिटिसिज्म करना एक अलग चीज़ होती है। फिर साथ ही साथ आप अगर किसी के अगेंस्ट ग्रज रख के रखते हैं, मतलब आप उसके खिलाफ मतलब अपने दिल में रखते हैं, तो आप उस चीज़ से परेशान होंगे। वो चीज़ आपको कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है कि व्हेन यू आर एनगल्फ्ड बाय नेगेटिव थॉट्स, वो आपको स्वैलो कर लेता है। वो आपके इतना बदलाव लेके आता है कि वो आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने दिल में ग्रज मत रखिए। और ये तो आपको पता है कि फॉरगिवनेस इज द रूल। अगर आप फॉरगिव कर पाए लोगों को, तो फॉरगिव दूसरों के लिए नहीं, फॉरगिव खुद के लिए। क्योंकि आप किसी को खुद को फॉरगिव करें तो आप खुद मतलब स्वयं खुद अच्छे से रह पाएंगे, और साथ ही साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसको आप रिबिल्ड कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जब जहाँ तक साइकेट्रिक हेल्प की जब बता रहा हूँ मैं, तो हम एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, यहाँ पे हम पेशेंट को हेल्प करते हैं काउंसलिंग से, जो उसकी जो सोच की प्रोसेस है, थिंकिंग को रिफ्रेम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, उसके दिमाग में हमेशा निगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं, तो मान लीजिए कुछ ऐसा जिंदगी में उसके प्रॉब्लम से वो फेस किया और वो क्या है, एवरीथिंग इज रूइंड, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब उसको हम सोच को कैसे पॉजिटिव तरीके से बदलें, वो ऐसा भी, किस चीज़ को ऐसे भी हम उसको बदलना है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, पर मैं बाउंस बैक करूँगा और शायद अपनी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव लेके आऊँगा कि आगे ज़िंदगी में ऐसे कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं उसको बहुत फेस कर सकूँ। तो दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज़ को मीन करते हैं, पर कहने का तरीका अलग है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि हम जैसे वर्ड यूज़ करते हैं बातचीत में, नेवर, ऑलवेज, तो ये चीज़ बहुत हर्ट कर जाती है क्योंकि ये बहुत जजमेंटल हो जाता है। तो हमको ऐसे वर्ड्स को जनरली आर्ग्यूमेंट में अवॉइड करना चाहिए। लास्टली मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आज की दुनिया में एक्सपेक्टेशन से लेके सब कुछ इन्वॉल्व है। आप एक्सपेक्ट करें कि हर इंसान का अपना एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है। रिश्ते भी इसी वजह से टूटते हैं। जब हम लोग इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो कई बार रिश्तों में जो है वो खटास पड़ जाती है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि देखिए, आप दो इंडिविजुअल है, हर किसी का अपना एक्सपेक्टेशंस होता है। अब वो आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ तक पूरी हो, फिर आप एक्सपेक्टेशंस को इंक्रीज करते हो, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती है। एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो फुलफिल करना बहुत मुश्किल है। और ये चीज़ ये है कि आपको जैसे कहते हैं ना, आप अपने जो डिमांड्स हैं उसको आप डिज़ायर्स में कन्वर्ट कीजिए। जो आपके डिज़ायर्स है वो अगर फुलफिल ना हो तो आपका डिसअपॉइंटमेंट आपके गुस्से का कारण नहीं बनना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेक्टेशंस तो ऑलवेज हर्ट्स, आपने सुना ही होगा। तो एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप्स में। हाँ, आप एक दूसरे के लिए जरूर करना है जो करना है, पर रिलेशनशिप सर्वाइव करते हैं जब आप सामने वाले बंदे को एक्सेप्ट करते हो या बंदी को एक्सेप्ट करते हो, तो वे सी ही और सी इज, तो फिर आपको क्या होता है कि आप उस चीज़ पे फोकस कर पाते हो। जी डॉक्टर, एक चीज़ और है कि कई लोग हैं जो इस तरह की कंडीशन से गुजर रहे हैं लेकिन मनोचिकित्सक के पास नहीं जाते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई टिप्स कि वो अपनी दिनचर्या किस तरह से अच्छा करें ताकि जो उनमें जो ये गुस्से वाला जो स्वभाव है वो बदले? देखिए, मैंने आपको बोला कि जैसे मान लीजिए आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिस पे मैं फोकस कर रहा था, स्लीप हाइजीन, और स्लीप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह उठने के बाद योगा, मेडिटेशन, जुम्बा, एरोबिक्स कुछ भी कीजिए। मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों, इससे आपको बहुत मतलब आपने खुद पे सेल्फ कंट्रोल आता है। योगा है, प्राणायाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिसेंटली बाबा रामदेव आए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने काफ़ी योग दिखाया हम, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है योगा का भी।
प्लस आप कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको बिल्कुल बैठना है, एक लंबा सांस लेना है और वाइल ब्रीदिंग आपको फोकस करना है, उसको होल्ड करके रखना है कुछ देर के लिए 5-6 सेकंड्स, उसके बाद ग्रेजुअली रिलीज करना है। ऐसे एक सेटिंग में 5 टाइम्स कर सकते हो, दिन में 3 से 4 बार। ये क्या करेगा, आपके दिमाग को फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, प्लस आपको रिलैक्स करेगा। ऐसे कुछ और एक्सरसाइजेस जैसे JPMR, जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, मैं आपको बाद में लिंक भेज सकता हूँ, तो उसमें आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वो प्रैक्टिस कर सकते हो आप। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप उस जगह से हट जाइए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, टेक टाइम आउट, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और आप फिर जब सही समय आए अपनी बातों को रखिए। तो इसे बहुत हम सीख सकते हैं। और एक हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को आपने देखा होगा, वो बात बोलने से पहले रुक जाते थे, सोच के बोलते थे। तो वो बहुत अच्छी चीज़ें सीखने के लिए कि हम अगर हमारे मुंह से जबान निकल रहा है तो हमको सोचना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये टॉपिक ऐसा है कि चर्चा करेंगे तो खत्म नहीं होगा, लेकिन वक्त हमारा समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में आए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना कि गुस्सा क्या है और कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए महज ज़रूरत है सकारात्मक सोच रखने की। उम्मीद है आपको भी अपनी समस्याओं का हल मिल गया होगा। चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।